आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने जो क्लास किया था उसमें बेसिकली टॉपिक क्या था, तो महासागरीय सर्कुलेशन। और महासागरीय सर्कुलेशन में आपने 3 सेक्शन के बारे में जाना था। तरंग और उसकी विशेषता, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का कारण, ज्वारीय तरंग की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, ज्वार के टाइप्स। बहुत ही साइंटिफिकली कल का सेशन था जिसमें ज्वार को हमने 2 सेक्शन में बांट कर पढ़ाया था आपको कि आवृत्ति के आधार पर आधारित ज्वार कौन कौन होता है। तो उसमें अर्ध दैनिक, दैनिक और मिश्रित ज्वार था। और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो स्थिति होती है उसके आधार पर ज्वार कौन कौन था, तो दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, उपभू और अपभू ज्वार। फिर ज्वार का जो फायदा है उसके बारे में हमने आपको बताया था। और फिर जो महासागरीय जलधारा उसको भी बहुत साइंटिफिकली डिजाइन करके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था वो हमने आपको बताया था। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित ये टॉपिक है जिसमें पर्यावरण के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करके दिया हुआ है, तो हम लोग उसको जानेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और खासकर इन इंट्रोडक्शन को जान के कई बार आपके प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक का पहले हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और फॉर्मेटिंग करने के बाद जो है सो हम इस पर चर्चा करेंगे तो आप ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। तो पृथ्वी पर जीवन वाले टॉपिक में सबसे पहले इसमें एक जैवमंडल शब्द की परिभाषा और जैवमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। जैवमंडल के बाद इसमें हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे, इकोसिस्टम के बारे में। सभी इंट्रोडक्शन करके दिए हुए हैं पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी के बाद इसमें तीसरा जो सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पारिस्थितिकी अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन हम लोग किसको कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुकूलन, उसके बारे में संक्षिप्त में दिया हुआ है। पारिस्थितिकी अनुकूलन के बाद जो इसमें जानने योग्य सेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हो जाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बाद जब आप जाएंगे तो इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली और संरचना। तो पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली, पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली एवं संरचना जो है इसमें दिया हुआ है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। फिर इसमें एक सेक्शन हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं जैव भू रासायन चक्र के बारे में दिया हुआ है, जैव भू रासायन चक्र। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। और फिर इसमें एक है लास्ट में जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय संतुलन या इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है। फिर आगे इसमें संतुलन के बाद और संतुलन कहाँ हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा किया हुआ है। तो ये आज के क्लास के चर्चा का टॉपिक है कि सबसे पहले जैवमंडल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जैवमंडल के बाद पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार है, फिर पारिस्थितिक तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली है, घटक भी है इसमें एवं घटक कंपोनेंट कहेंगे इसको। फिर जैव भू रसायन चक्र और पारिस्थितिकीय संतुलन के बारे में बताया गया है। अगर हम इस शब्द की व्याख्या करें तो व्याख्या करने पर हमें इसमें 2 शब्द मिलते हैं। एक शब्द है इसमें जैव और दूसरा शब्द है इसमें मंडल। मंडल को यदि हम और सरलीकृत शब्दों में ले जाएंगे तो मंडल को हम लोग कहेंगे जोन, और जोन को भी और सरलीकृत शब्दों में लेकर चले जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्र। अब जैव का अर्थ होता है जिसमें जीवन है, संतति जनन करने की क्षमता है, जीवन है, गुणन या वृद्धि करने की क्षमता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव कहते हैं। तो अब इससे आप निकाल सकते हैं कि जीवन किस में है, जनन या गुणन करने की क्षमता किस में है। तो इस जैव के अंतर्गत अब कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले इसमें पौधे आ जाएंगे, पौधे के बाद इसमें जीव आ जाएंगे और जंतु आ जाएंगे।
तो शब्द के अनुसार ही व्याख्या करेंगे। ऐसी हालांकि एनसीईआरटी में व्याख्या नहीं दिया हुआ है। पौधे, जीव और जंतु इसमें शामिल हो गए। जीव का अर्थ है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्तर के होते हैं वहां से लेके और जो ऊपरी स्तर तक के जीव होते हैं वो हो जाएंगे। और न केवल इसमें पौधे, जीव, जंतु हैं, बल्कि अब इसका अर्थ हो गया कि जो जैव मंडल है एक ऐसा क्षेत्र होता है जो, क्योंकि मंडल का अर्थ हमने जोन बताया और जोन का अर्थ आपको बताया क्षेत्र, तो इसका अर्थ है कि जैव मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पौधे, जीव, जंतु पाए जाते हैं। और न केवल जैव मंडल में यह है बल्कि क्षेत्र के शामिल होने का अर्थ है कि पौधे, जीव, जंतु, इनके चारों ओर का जो पर्यावरण है, इनके चारों ओर का जो पर्यावरण है वो इसमें शामिल है। और जब हम इनके चारों ओर की बात करते हैं कि इसके पर्यावरण शामिल हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण के इसके चारों ओर क्या होगा वो आप देखिए। तो जैव मंडल के चारों ओर क्या हो सकता है कि कुछ प्राकृतिक घटक हो सकते हैं और कुछ वायुमंडलीय घटक हो सकते हैं। तो इस जैव मंडल के जो चारों ओर हो जाएंगे उसमें कौन कुछ क्या हो सकता है, प्राकृतिक घटक होगा, प्राकृतिक कंपोनेंट होगा। और कुछ जो इसके चारों ओर होगा वो क्या हो सकता है, वायुमंडलीय घटक हो जाएगा, वायुमंडलीय घटक होगा। अब वायुमंडलीय घटक में क्या क्या हो सकता है, तो वायुमंडलीय घटक में इसमें तापमान होगा, वर्षा होगा, वर्षा होगा तो आर्द्रता हो जाएगा, और आर्द्रता होगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि प्रकाश, या उसी को तापमान, वर्षा, आर्द्रता या प्रकाश हम लोग कहेंगे। ये इसके वायुमंडलीय घटक हो जाएंगे। और जैसे प्राकृतिक घटक में जो अन्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भूमि है, या फिर आप इसको कह सकते हैं मृदा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो फिर से एक बार आप जैव मंडल की व्याख्या को समझ लीजिए कि जैव मंडल में दो शब्द है, जिसमें एक जैव है और दूसरा मंडल है। जैव का अर्थ होता है जिसमें जीवन है, जीवन किस में है, पादप में है, जीव में, जंतु में है। मंडल का अर्थ होता है जोन, जोन को और सरलीकृत कर देंगे तो क्षेत्र, अर्थात जैव मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पादप, जीव, जंतु का अध्ययन करते हैं। और न केवल ये पादप, जीव, जंतु शामिल होते हैं बल्कि इनके चारों ओर का पर्यावरण भी शामिल होता है। और जब हम इनके चारों ओर के पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक घटक भी है जिसमें भूमि, मृदा, अन्य चीजें शामिल है। और फिर इसके वायुमंडलीय कंपोनेंट हो जाते हैं जिसमें तापमान शामिल है, वर्षा शामिल है, आर्द्रता शामिल है, और फिर क्या शामिल है, प्रकाश। ये जैव मंडल। कुछ हद तक आप आगे देखेंगे कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ये भी जैव मंडल से जुड़ेगा क्योंकि ये इसका पार्ट होगा। अब आगे देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो जब हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का यूज होता है। ये जो पारिस्थितिकी शब्द है या आइकोलॉजी शब्द जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी के लिए, तो बेसिकली पारिस्थितिकी के लिए जो एक शब्द आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइकोलॉजी कहते हैं। थोड़ा सा शब्द की व्याख्या से चलेंगे। आइकोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है। और ये जो दो यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है इसमें एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं आइकोस, और दूसरा जो इसमें शब्द है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोगस कहते हैं। आइकोस का अर्थ होता है आवास, हैबिटेट, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। अब आप जब आइकोलॉजी का अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि पारिस्थितिकी आवास का अध्ययन है। लेकिन पारिस्थितिकी आवास का अध्ययन है तो किसके आवास का अध्ययन है और कहां पर अध्ययन है, ये दो बातें इसमें उत्पन्न होती है। कि अगर पारिस्थितिकी जीवों के आवास का अध्ययन है तो प्रश्न पहला उत्पन्न होता है किसके आवास का यह अध्ययन है, कहां पर अध्ययन है, कहां पर। तो जाहिर सी बात है कि ये किसके आवास का अध्ययन होगा, ये जीवों के आवास का अध्ययन होगा, जीवों के आवास का। और जीवों के आवास का अध्ययन कहाँ पर होगा, तो जीवों के आवास का जो अध्ययन होगा वो कहाँ पर होगा, पृथ्वी पर होगा या जीव मंडल पर होगा। तो इसको इस तरीके से आपको समझना। ये जो आइकोलॉजी शब्द है इससे इसकी इसी तरीके से व्याख्या होती है।
या इकोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, या आइकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी या आइकोलॉजी शब्द की ये व्याख्या होती है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़े तौर पर इनलार्ज करके समझते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है और किस तरीके से इसमें चीज़ों को समझना है, तो इसका ना केवल अर्थ ये निकलता है पारिस्थितिकी का कि पारिस्थितिकी जीवों के आवास का अध्ययन है, बल्कि जब हम लोग बृहत स्तर पर इसको समझना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत हम किसी खास पर्यावरण में जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, उत्पत्ति के साथ उसका वितरण, वितरण के साथ उसका अन्य जीवों के साथ संबंध, अन्य जीवों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, अन्य जीवों के साथ संबंध, और साथ ही साथ जो हम कहते हैं कि उनके जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहने की दशाएं होती है, वो होता है जीवों के संबंध का अध्ययन है। ये बेसिकली किसका अध्ययन है? तो किसी खास पर्यावरण में जीवों की उत्पत्ति, उनका वितरण और एक जीव दूसरे जीव से किस तरीके से इंटरेक्शन उत्पन्न करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। ना केवल इसमें यह अध्ययन होता है, बल्कि किसी भी पर्यावरण में जीवों के मध्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। और जीवों के मध्य जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये दो तरीके से होता है। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, और दूसरा जिसमें होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो इस तरीके से खाद्य जाल और फूड वेब। और जब हम इस तरीके से चीज़ों का अध्ययन करते हैं, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, फिर इसमें पोषण स्तर का, तो इससे क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव से इंटरेक्शन स्थापित करते हैं। किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से। यानी किसी एक पर्यावरण के जीव जो एक से दूसरे तरीके से दूसरे जीव के साथ इंटरेक्शन उत्पन्न करेंगे, वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, खाद्य जाल के माध्यम से, पोषण स्तर के माध्यम से। और जब हम लोग एक बृहत स्तर पर इसका इस रूप में अध्ययन करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, या इस तरीके से हम इसे पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। हालांकि इसकी और व्याख्या होगी आगे और इस पर क्लियर होगा। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि पारिस्थितिकी, आइकोलॉजी या फिर इकोलॉजी। जो इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें आइकोस और लोगस है। आइकोस का अर्थ आवास है और लोगस का क्या अर्थ होता है, अध्ययन होता है। अब दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि किसके आवास का अध्ययन है, कहाँ पर अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जीवों के आवास का अध्ययन है। कहाँ पर अध्ययन है? तो पृथ्वी के सतह पर अध्ययन है। अगर हम बृहद संदर्भों में इसके अर्थ को जानते हैं, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, उसका वितरण, अन्य जीवों के साथ संबंध, उनके मध्य ऊर्जा प्रवाह, और ऊर्जा प्रवाह जो होता है ये बेसिकली खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषण स्तर के माध्यम से, और इसी तीन के माध्यम से एक जीव दूसरे जीव से या एक समुदाय के जीव दूसरे समुदाय से इंटरेक्शन में आते हैं। तो इसी को जब हम लोग बेहतर तौर पर अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। हालांकि तंत्र बनेगा आगे चलकर, आप देखेंगे कि एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में तीन प्रकार के जीवों की भूमिका, या तीन समुदाय। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं जैविक घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट। या अजैविक घटक के हुई हम लोग कुछ हद तक सेपरेट कर लेंगे तो हम इसे फिजिकल कंपोनेंट या भौतिक घटक कहते हैं। जब किसी खास क्षेत्र के रहने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक, भौतिक घटक की उपस्थिति में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं या अंतर स्थापित करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब एक इसमें टर्म है जिसको लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय अनुकूलन कहते हैं, पारिस्थितिकीय अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहेंगे इसको, अनुकूलन। इस पर यूपीएससी में प्रश्न आते हैं, पारिस्थितिकीय अनुकूलन पर यूपीएससी में प्रश्न आते हैं। तो
अनुकूलन का अर्थ इंग्लिश शब्द क्या होता है? एडेप्टेशन होता है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि कोई भी जीव जब किसी खास पर्यावरण में, कोई भी जीव किसी खास पर्यावरण में, किसी खास पर्यावरण में रहने का अभ्यस्त हो जाता है, रहने का क्या हो जाए? अभ्यस्त हो जाए, तो माना जाता है कि वो उस पर्यावरण के प्रति क्या हो चुका है? अनुकूलित हो चुका है, अनुकूलन में आ चुका है। रहने के प्रति यहाँ अभ्यस्त का अर्थ केवल रहना ही नहीं है, बल्कि उस खास पर्यावरण में उसके वृद्धि करने की भी बात शामिल है, उसके विकास की बात भी शामिल है, उसके गुणन की बात शामिल है। तो अगर आप, ये चीजें हमारे आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर हम आप किसी पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, 10 सालों 20 सालों से कोई रह रहा है, या आप जिस सिटी में रहते हैं, तो आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में लंबे समय से रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि वहाँ की जो जलवायु है या जो सराउंडिंग है, इसका और बेहतर आप समझेंगे कि अभ्यस्त हो चुके हैं किसी खास पर्यावरण में। किसी खास पर्यावरण में रहने का अभ्यस्त यह है कि यहाँ के जलवायु से या सराउंडिंग से आपने यहाँ के जलवायु से या वातावरण से आपने क्या किया है? एडजस्ट कर लिया है, वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लिया है। और जब आप किसी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तभी आप अनुकूलित अवस्था में आ पाते हैं। तो इसका अर्थ है कि सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ है कि अब आप उस वातावरण में अच्छे से आप वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन। जैसे आप इसको सिंपल दैनिक जीवन के शब्दों से समझिए। जब आप किसी नए शहर में रहने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि अभी यहाँ का वातावरण में अनुकूल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आप उस शहर के लिए नया है। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो सामाजिक वातावरण है, आर्थिक वातावरण का केवल आप इन्वायरमेंटल वातावरण मत समझिए। वातावरण का अर्थ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक वातावरण भी है, अगर ह्यूमन के ऊपर लागू होता है तो। और अगर किसी जीव या ऑर्गेनिज्म पर लागू होता है तो वो फिजिकल वातावरण है। तो आप कहते हैं ना कि अभी इस वातावरण में हम सूट नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप वहाँ की जो कल्चर है, शहर की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जो लोगों के रहने की आदत है और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसमें आप जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लेटर काल में जब आप उसी शहर में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि अब एडजस्ट हो गए। तो ये अनुकूलन की दशा है, और फिर आप वहाँ गुणन वृद्धि सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो जब ऐसी दशा किसी जीव के साथ प्राकृतिक पर्यावरण में हो तो हम उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यहां तक क्लियर है सभी का? कोई डॉट? नेक्स्ट हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो अभी आपने जिस पारिस्थितिक तंत्र को समझा है, बड़े तौर पर हम इसे 2 पारिस्थितिक तंत्र में पहले बांटते हैं। क्लियर है सभी का? कोई डॉट तो पूछ सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग पहले बड़े तौर पर 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। और हम जो इसमें आपको डिवीजन करके बता रहे हैं या जो भी कंटेंट, वो सब एनसीईआरटी बेस आधारित है। दूसरा हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र अर्थात जो पृथ्वी एक बृहद जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र है। इस पृथ्वी को अगर आप पहले 2 तौर पर बांटेंगे तो वो क्या बनेगा? एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है ये बायोम में विभक्त है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोम में विभक्त है। और जब हम लोग बायोम में विभक्त की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले अब आपको समझना होगा कि हम बायोम किसको कहते हैं, ठीक है ना? तो बायोम जो होता है, बेसिकली सबसे पहले आप ये जानिए कि बायोम भी एक प्रकार का प्राकृतिक पर्यावरण का क्षेत्र है।
सबसे पहला पॉइंट कि नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पर्यावरण का क्या है, ये प्राकृतिक पर्यावरण का क्षेत्र है, प्राकृतिक पर्यावरण का क्षेत्र। अब ये जो बायोम एक प्राकृतिक पर्यावरण का क्षेत्र है, इसकी जो दूसरी विशेषता होती है कि ये पौधे और प्राणियों के समुदाय होते हैं। बेसिकली एक बायोम के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो बायोम के अंतर्गत पौधे और उसमें जो पाए जाने वाले प्राणी होते हैं। तो पौधे और प्राणियों के समुदाय से मिलकर बायोम का निर्माण होता है। और जाहिर सी बात है कि पौधे और प्राणियों के समुदाय से, यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और प्राणियों के समुदाय से मिलकर क्या होगा, बायोम का निर्माण होगा। तो जाहिर सी बात है कि पौधे और प्राणियों से मिलकर जो बायोम का निर्माण होगा, तो बायोम की भौगोलिक सीमा, और बेसिकली इसमें क्या होगा कि पौधे और प्राणियों के साथ साथ यहाँ की जो जलवायु दशाएं होती है, जलवायु दशाएं, उस विशेष जलवायु दशाओं में जो प्राणी पाए जाते हैं उसको हम लोग बायोम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यानी कि प्रत्येक बायोम की अपनी जलवायु दशाएं अलग होती है, और जलवायु दशाएं अलग होने का अर्थ है कि बायोम का तापमान हुआ, तापमान के साथ वर्षा हुआ, वर्षा के साथ क्या हुआ, आर्द्रता। तो एक बायोम के अंतर्गत जलवायु के तत्वों की समानता होती है, और जलवायु के तत्वों की जो समानता होती है, इसी के आधार पर एक बायोम दूसरे बायोम से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बायोम की जो सीमा निर्धारित होती है, सीमा निर्धारण वो किससे होती है, तो एक बायोम की जो सीमा निर्धारित होती है इन्हीं जलवायु के तत्वों से होती है। अर्थात जैसे हम कहते हैं विषुवतीय वन बायोम, आप उदाहरण से डायरेक्ट समझिए। तो विषुवतीय वन बायोम का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा से 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच है। अब ये जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ है, एक अक्षांश है, क्योंकि इस प्रॉपर एरिया में टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता की समान दशाएं पाई जाती है। और ये जो टेम्परेचर, वर्षा और आर्द्रता की समान दशाएं, तो इस समान जलवायु के कंडीशन में जो पादप और वनस्पति समुदाय मिलते हैं वो भी एक विशिष्ट प्रकार का होगा। तो यही जो विशिष्ट प्रकार के पादप और वनस्पति एक विशिष्ट प्रकार के जलवायु दशा में एक विशेष क्षेत्र में मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, या हम इन्हें जीवोम भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बड़े तौर पर पृथ्वी परितंत्र को क्या किया गया है, 5 बायोम में बांटा गया है, 5 बायोम में, बड़े तौर पर 5 बायोम में। और 5 बायोम में जो पृथ्वी तंत्र को बांटा गया है, तो इसमें सबसे पहला जो बायोम है वो कौन सा है, एक है वन बायोम, वन बायोम है। वन बायोम एक शब्द है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी तर्क पर जो तमाम प्रकार के वन हैं वो इसमें ले लिए गए हैं। लेकिन हर एक बायोम, वन बायोम भी अलग होगा, क्योंकि हर एक वन का जियो फिजिकल कंडीशन अलग होता है, और उसमें पाए जाने वाले जीव जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक वन बायोम है। दूसरा जो बायोम होगा वो कौन सा होगा, मरुस्थलीय बायोम है, डेजर्ट बायोम है। तीसरा जो बायोम है उसको हम लोग कहते हैं घास भूमि बायोम। क्या कहते हैं उसको, घास भूमि, ग्रासलैंड बायोम कहते हैं, घास भूमि बायोम। चौथा जो बायोम हो जाएगा वो उच्च प्रदेशीय बायोम है, हाईलैंड बायोम को इसमें लिया गया है, उच्च प्रदेशीय बायोम। और पांचवा जो लिया गया है उसमें क्या लिया गया है, जलीय बायोम है, एक्वेटिक बायोम है। तो इस तरीके से जो पारिस्थितिक तंत्र है जो उसको हम लोग पहले 2 भागों में बांटते हैं, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है यानी टेरेस्ट्रियल है, दूसरा कौन है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या किस में ये विभक्त है, तो बायोम में विभक्त है। जब हम बायोम की बात करते हैं तो बायोम है क्या, तो बायोम सबसे पहले याद रखना है कि एक प्राकृतिक पर्यावरण का ही क्षेत्र होता है। दूसरा, इस प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे और विभिन्न प्रकार के प्राणी समुदाय हमें प्राप्त होते हैं। इस बायोम की जो सीमा निर्धारित होती है, किसी भी बायोम की जो सीमा निर्धारित होगी, ये जलवायु के तत्वों से, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, और यही तापमान, वर्षा, आर्द्रता जो होते हैं एक बायोम को दूसरे बायोम से सेपरेट करेंगे।
और चूंकि प्रत्येक बायोम की जलवायविक दशाएं अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक बायोम में पाए जाने वाले जो वनस्पति और प्राणी समुदाय होते हैं वो अलग अलग होंगे। अर्थात जो विषुवतीय वन बायोम में पाया जाएगा वो क्या है, अन्य बायोम में नहीं पाया जाएगा। ये ध्यान देखो, हम आपको एनसीईआरटी के ऊपर जो है उस पर हम चल रहे हैं। टुंड्रा बायोम होता है, टाइगा बायोम होता है, भूमध्य सागरीय बायोम होगा, सवाना बायोम होता है, कई सारे। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि वो कंटेंट ये है, इसमें आप एनसीईआरटी की क्लास कर रहे हैं उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। जलीय बायोम को हम दो भागों में बांटते हैं, और जलीय बायोम जो दो भागों में होता है, एक होता है लवणीय, यानी कि जो लवणीय, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्वच्छ फ्रेश। तो ये भी क्या हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। लवणीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो लवणीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा महासागर। महासागरों में पाए जाने वाले जो प्रवाल हैं वो भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो महासागर है, प्रवाल है। स्वच्छ जल या स्वच्छ पर्यावरण में कौन कौन आ जाएगा, तो जैसे स्वच्छ जल झील होता है वो हो जाएगा, जो नदी या सरिता है वो हो जाएगा, और इसके अलावा इसके अंतर्गत तालाब, और फिर जो कच्छ या दलदल होता है वो हो जाएगा। तालाब है, तालाब के साथ साथ क्या हो जाएगा, जो कच्छ है और दलदल, ये भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको हम लोग स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कई बार डायरेक्ट ये एग्जाम में आ जाएगा कि इसमें से कौन स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र है, कौन लवण जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वो। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बड़े तौर पर जब जाओगे साइंटिफिकली तो एक संक्रमण जल पारिस्थितिक तंत्र भी हो जाएगा, जहां पर लवण जल और स्वच्छ दोनों पाए जाते हैं। वो बेसिकली ज्वारनदमुख या एस्चुअरी के क्षेत्र होते हैं। तो ये है, तो पारिस्थितिक तंत्र का जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है और दूसरा जो है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर है। नेक्स्ट जो अब इसमें सेगमेंट है वो है पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली और उसकी जो संरचना होती है वो। तो एक हेडिंग बना लेंगे, कार्य प्रणाली, और कार्य प्रणाली से पहले हम लोग ले लेंगे संरचना। एक इकोसिस्टम की संरचना कैसे होती है ये हमें जानना है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना होती है या जो निर्माण होती है वो तीन प्रकार के जीवों से या तीन प्रकार की चीजें, सरिता छोटी नदियां होती है उसको कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का यहाँ पर अर्थ है कि एक पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण होता है वो किन घटकों से मिलकर होता है, उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जो होता है वो बेसिकली तीन घटकों से मिलकर होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक घटक, ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और हम और बेहतर समझने के लिए एक और सेगमेंट बना लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र का भौतिक घटक या फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं। हालांकि भौतिक घटक भी अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो भौतिक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक हैं, तो जैविक घटक का अर्थ होता है कि जिसमें जीवन है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं हम उन्हें तीन श्रेणियों में रखते हैं। जैविक घटक जो तीन श्रेणियों में होते हैं, इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर। दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। और तीसरे जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक, डीकम्पोजर्स। तो जैविक घटक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के तीन क्लास में रखे जाते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में उत्पादन करने की क्षमता किसमें होती है, तो नॉर्मली हम इसमें समझने के लिए ले लेते हैं हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उत्पादक। जैसा पर्यावरण उस तरीके का उत्पादक होगा। आप सागर तालाब में जाओगे तो फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन वहां का उत्पादक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हरे पौधे।
जब हम उपभोक्ताओं की बात करते हैं तो उपभोक्ताओं की एक पर्यावरण में कम से कम 3 श्रेणियां जरूर होती है। तो एक होता है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कौन सा होता है उपभोक्ता? प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरे जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। किसी भी पर्यावरण में जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो बेसिकली क्या होगा? शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा ये शाकाहारी और मांसाहारी भी होता है, लेकिन आप यहाँ पर समझिए ये मांसाहारी है। और तृतीयक उपभोक्ता जो होगा मांसाहारी सर्वाहारी की श्रेणी में लगभग आ जाएगा। तो सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड करेगा प्राइमरी कंज्यूमर पर, और टर्शियरी कंज्यूमर डिपेंड करेगा किस पर? सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करेगा। तो ये 3 इसमें कम से कम पाए जाएंगे। जो अपघटक होते हैं इनका, इसके अंतर्गत जैसे हम लोग बेसिकली जीवाणु को शामिल करते हैं, और जीवाणु के साथ साथ जो कवक होते हैं ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। इनका काम क्या होता है? तो जीवों के शरीर में उपस्थित जो जीव भार होता है, बायोमास होता है, उससे आहार ग्रहण करना और बचे हुए पदार्थ को अपघटित करके मिट्टी में शामिल कर देना, ये इनका काम होता है। जो अजैविक घटक होते हैं इसमें, तो अजैविक घटक को भी 2 वर्गों में रखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट समझिए कि अजैविक घटकों में जैसे जो खासकर अकार्बनिक घटक होता है, अकार्बनिक घटक उसमें कौन कौन शामिल है प्राकृतिक पर्यावरण में? तो अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटकों में शामिल हो जाएगा जैसे आप देखेंगे कि इसमें CO2 है। देखो CO2 होना ही कार्बनिक तत्व नहीं कहलाता है, ये ध्यान में रखेंगे, बायोलॉजिकल चीजें हैं ये। इसी तरीके से जल है, जल के साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कैल्शियम, कैल्शियम के बाद जो है सो फास्फोरस है, फास्फोरस के बाद जो है सो अन्य जो चीजें हो जाएंगी, पोटासियम है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, पोटासियम। और जो फिजिकल कंपोनेंट है, इस फिजिकल कंपोनेंट में कौन कौन सा आ जाता है? तो फिजिकल कंपोनेंट में जैसे तापमान है, तापमान कहो या फिर आप इसे प्रकाश कह लें, तापमान है, प्रकाश है, वर्षा है, तापमान, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता यानी नमी, नमी, फिर वायु है, फिर मृदा है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक घटक कहते हैं। अब आप अगर पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो यहां से इससे समझ सकते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण होता है इसमें जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक और भौतिक घटक। जैविक घटक में 3 श्रेणियां हैं जीवों की। उत्पादक, जिसमें भोजन निर्माण करने की क्षमता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, समझने के लिए हरे पौधे। उपभोक्ता, एक पर्यावरण में कम से कम 3 श्रेणियों की उपभोक्ता हो सकती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। समझने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होगा जो उत्पादक से भोजन ग्रहण करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी है, और टर्शियरी कंज्यूमर यहाँ पर सर्वाहारी। अब इसका अर्थ है कि टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर और सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इसकी और व्याख्या होगी। कई ऐसे फूड चेन होते हैं जहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर शाकाहारी और मांसाहारी भी होता है, ठीक है। अजैविक घटकों में यह है। तो ये जब जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक हैं फिजिकल कंपोनेंट की उपस्थिति में जब एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होते हैं तो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। अब इस पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना के बाद इसकी जो कार्य प्रणाली चलती है वो 2 चीजों पर चलता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला होता क्या है इसको समझने के लिए आप समझिए कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक घास मैदान का क्षेत्र है
और इस घास मैदान में अगर खाद्य श्रृंखला को चलना हो तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर हरे घास क्या हो जाएगा, उत्पादक। इसमें हरे घास उत्पादक, हरे घास से आहार ग्रहण करने वाला कुछ शाक भक्षी कीट होता है। इस कीट को आहार के रूप में ग्रहण करने वाला मेढक, मेढक को आहार के रूप में ग्रहण करने वाला सांप, और सांप को आहार के रूप में ग्रहण करने वाला बाज या यहाँ पर मोर हो सकता है। तो अब है कि ये हरे घास से कीट में, कीट से मेढक में, मेढक से सांप में, सांप से बाज और मोर में, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का अर्थ होता है कि जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से लेके विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक रासायनिक पदार्थ का ट्रांसफर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये खाद्य श्रृंखला दो प्रकार का होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं चराई, ग्रेजिंग फूड चेन, चराई खाद्य श्रृंखला। एक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चराई खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और दूसरा जो खाद्य श्रृंखला का रूप होता है, उस खाद्य श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद, अपरद खाद्य श्रृंखला। तो सबसे पहले तो आप खाद्य श्रृंखला को समझ लीजिए कि खाद्य श्रृंखला जो है, जैसे हमने यहाँ घास मैदान का उदाहरण लिया है, कि खाद्य श्रृंखला करता है कि एक प्राकृतिक पर्यावरण में उत्पादक से लेके, जब वो भोजन बनाएगा तो उत्पादक से लेके विभिन्न श्रेणी के जो कंज्यूमर हैं, जो यहाँ पर सामने में है, उनके बीच जो रासायनिक पदार्थ का ट्रांसफर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की विशेषता होती है कि ये सिंगल चैनल में चलता है। जैसे आप देख रहे हैं सिंगल चैनल है। अब ये जो सिंगल चैनल में चलने वाली खाद्य श्रृंखलाएं होती है, ये दो प्रकार की, एक चराई खाद्य श्रृंखला है और एक अपरद खाद्य श्रृंखला है। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि चराई खाद्य श्रृंखला का आरंभ जब भी होगा उत्पादक से होगा। किससे होगा, जो प्रोड्यूसर है उससे। इसका अर्थ है कि ये जो हमने घास मैदान का आपको एग्जाम्पल दिया है, ये चराई खाद्य श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है, हरे घास। जो यहाँ का प्रोड्यूसर है उत्पादक है। तो चराई खाद्य श्रृंखला जब भी होगा वो किससे होगा, उत्पादक से होगा। और अपरद खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो मृतोपजीवी से स्टार्ट होता है। मृतोपजीवी से, मृतोपजीवी से कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक पर्यावरण का ऐसा घटक जो सरे गले मरे पदार्थों से आहार ग्रहण करता है, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होगा, जैसे अर्थवॉर्म से, केचुआ से शुरू हो सकता है, कीड़े से शुरू होगा। उस कीड़े को कौन खाएगा, चूजा खा जाएगा। अब चूजे को खाने वाला ऊपर जा जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ये जो आपके सामने है चराई खाद्य श्रृंखला है, और चराई खाद्य श्रृंखला जब भी स्टार्ट होगा उत्पादक से होगा, और अपरद श्रृंखला की जब भी शुरुआत होगी तो किससे होगी, मृतोपजीवी से होगा। और खाद्य जाल जो होता है, फूड वेब होता है, कि खाद्य जाल भी एक इसी प्रक्रिया को बताता है। बस दोनों में अंतर क्या है कि खाद्य जाल में भी रासायनिक तत्व का ट्रांसफर उत्पादक से लेके उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक रूप से होता है, लेकिन इसमें चैनल कई सारे बन जाते हैं। डिफरेंट चैनल के माध्यम से यहाँ पर निवेश होता है। जैसे आप समझने के लिए समझ लो कि यहाँ पर हरे पौधे हैं, खाद्य जाल को समझने के लिए हरे पौधे हैं। इस हरे पौधे से आहार ग्रहण कर सकता है हिरन। हिरन, इस हिरन को कौन खा सकता है, भेड़िया खा सकता है। लेकिन भेड़िया को कौन खा सकता है, भेड़िया को शेर या बाघ जो है सो छोड़ेगा नहीं। शेर और बाघ हिरन को भी खा सकता है। तो इस तरीके से जब हो, इसी तरीके से आप देखो कि यहाँ पर जो है सो अन्य चीजें हैं, जैसे बकरी है। बकरी गोट को कौन खा सकता है, भेड़िया भी खा सकता है, बकरी को शेर भी खा सकता है। तो इस तरीके से जब चैनल चलना शुरू हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। इसमें भी आप देखते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफर उत्पादक से डिफरेंट श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि चैनल बढ़ गए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल
कहते हैं। यहां तक क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। फूड चेन समझ में आ गया? यूपीएससी में डायरेक्ट ये पूछता है फूड चेन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हो जाएगा जैव भू रासायन चक्र। जैव भू रासायन चक्र। जैव भू रासायन चक्र क्या होता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये आपको ध्यान से समझना है। तो जैव भू रासायन चक्र जो है ना, ये बेसिकली क्या है कि जैव मंडल में, ये बेसिकली क्या है कि जैव मंडल में रासायनिक तत्वों के, जैव मंडल में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को प्रदर्शित करता है। जैव मंडल में रासायनिक पदार्थ के चक्रीय प्रवाह का प्रदर्शित करता है या उसका निदर्शन है जैव भू रासायन चक्र। तो चक्रीय प्रवाह का जो है निदर्शन करता है या प्रदर्शित करता है। तो क्या है कि जैव मंडल में रासायनिक तत्वों का ये क्या है, चक्रीय प्रवाह है। अब ये चक्रीय प्रवाह है तो प्रश्न उत्पन्न होता है किसके बीच का ये चक्रीय प्रवाह है। अगर रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह है तो किसके बीच का है ये चक्रीय प्रवाह? तो अब जाहिर सी बात है कि जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच का है। किसके बीच का है? तो ये बेसिकली जो तत्वों का चक्रीय प्रवाह है, किसी खास पर्यावरण में जो रहने वाले जीवधारी हैं और जीवधारी के साथ वहाँ का जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण के बीच का है। हम कितना शब्द तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताते हैं कि आप बिल्कुल इसको समझ जाएं कि जैव भू रासायन चक्र क्या है। तो जैव मंडल में रासायनिक तत्वों का क्या है, ये चक्रीय प्रवाह है, यानी कि जहां से शुरू हुआ था फिर पदार्थ वहीं पर आएगा। ठीक है, और उसके तो प्रश्न उत्पन्न होता है किसके बीच का है ये? तो ये जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच का है। अब ये जो जैव भू रासायन चक्र होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जितने भी ये चक्र होते हैं इनको हम दो वर्गों में रख सकते हैं। एक इसमें जो चक्र होता है उसको हम लोग कहते हैं गैसीय चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? गैसीय चक्र कहते हैं। और दूसरा जो इसमें चक्र होता है उसको हम लोग कहते हैं अवसादी चक्र या तलछट चक्र कहेंगे उसको। अवसादी चक्र, अवसादी चक्र कहेंगे या तलछट कहते हैं। अवसादी चक्र में दो चक्र शामिल है, जिसमें एक होता है फास्फोरस चक्र। एक कौन सा चक्र शामिल है? फास्फोरस चक्र शामिल है। और दूसरा जो चक्र शामिल है वो कौन सा चक्र शामिल है? सल्फर चक्र शामिल है। जबकि गैसीय चक्र में जो शामिल है वो क्या है, इसमें जल चक्र शामिल है, CO2 चक्र शामिल है, O2 चक्र शामिल है, N2 चक्र शामिल है। अब इन सभी चक्रों को ही हम लोग क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से जैव भू रासायन चक्र कहते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि एक प्राकृतिक पर्यावरण का जो क्रियान्वयन होता है, जो फंक्शनिंग होता है, ये इन्हीं चक्रों के संपादन से होता है। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि जैव भू रासायन चक्र जो है, जैव मंडल में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह का ये निदर्शन है, प्रदर्शन है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है किसके बीच का है? तो किसी खास पर्यावरण में जो रहने वाले जीवधारी हैं और वहां का जो सराउंडिंग है उसके बीच का है। अब ये जो जैव भू रासायन चक्र होता है, इसको बड़े साइंटिफिकली डिजाइन करेंगे तो दो प्रकार का है। जैसे गैसीय चक्र है, जल चक्र है, कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। दूसरा होता है अवसादी चक्र, जो फास्फोरस चक्र है और सल्फर चक्र। अवसादी चक्र की जो शुरुआत होती है वो चट्टान से शुरू होगी, क्रस्ट से शुरू होती है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि पौधे जो उत्पादक हैं प्राकृतिक पर्यावरण में, ये फास्फोरस और सल्फर प्राकृतिक पर्यावरण से नहीं ग्रहण करते, वायुमंडल से नहीं लेते हैं, बल्कि ये मृदा से लेते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में लेते हैं। इसलिए ये जो फास्फोरस चक्र है और जो सल्फर चक्र है, ये चट्टान से शुरू होगा। इसका अर्थ है कि फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र में पदार्थ सबसे पहले वनस्पति में जाएगा,
जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो भोजन का निर्माण करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि उस वनस्पति को जो आहार के रूप में ग्रहण करेगा, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, तब उसके शरीर में वो तत्व जाएगा। और जब उत्पादक और डिफरेंट श्रेणी के उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाएगी तो उनके जीव भार में जो बचा होगा वो क्या होगा, फिर से अब घटकों के द्वारा पर्यावरण में मिला दिया जाएगा, फिर से वो मृदा में आ चुका है चट्टान में, तो फिर से अब वो वनस्पतियों के लिए उपलब्ध है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसलिए ये जो चक्र चलेगा मिट्टी से शुरू होगा, चट्टान से शुरू होगा। और ये जो 4 चक्र हैं ये वायुमंडलीय चक्र हैं, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। इस चक्र सब के बारे में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके से ये समझ लिए, जब भी आपको किसी चक्र का अध्ययन करना हो तो चक्र में इन गैसों के आने का स्रोत क्या है ये आपको जानना चाहिए, और फिर उसका खपत और आगे की क्रियाएं कैसे होती है ये आपको जानना होगा। अगर आप इस 2 तरीके से इसको समझ गए हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप मान लीजिए कि नाइट्रोजन चक्र को ही जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन किन किन स्रोतों से आता है। ठीक है, अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन आता है किससे आता है वो आपको देखना है। इस नाइट्रोजन को लाने वाला कुछ प्राकृतिक कारक है, कुछ मानव जनित कारक है। जैसे हम लोग मान लीजिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उससे कुछ जाता है। फिर दूसरा क्या होता है कि बायोमास का जो विघटन होता है उससे वायुमंडल में नाइट्रोजन जाता है। कुछ जो विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, इस डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा भी वायुमंडल में पहुंचता है। अब ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन आया है ये डायरेक्ट पौधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो अब वो प्रोसेस होगा, पहले वो नाइट्रीकरण होगा, अमोनिया में जाएगा, नाइट्रेट में बनेगा, तब पौधे लेंगे, फिर विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में वो वायुमंडल में आ जाएगा। तो प्रत्येक चक्र में आपको यही देखना है कि चक्र में कहां कहां से मटेरियल आ रहा है और किस तरीके से उस मटेरियल का खर्च हो रहा है। जैसे कार्बन चक्र है, तो कार्बन चक्र में आपको देखना है कि कार्बन किन किन स्रोतों से आ रहा है वायुमंडल में। जैसे आप कार्बन स्रोत को समझने के लिए, तो कार्बन वायुमंडल में आता है ज्वालामुखी के क्रिया से, कार्बन वायुमंडल में आता है जीवाश्म के दहन से, कार्बन वायुमंडल में आता है श्वसन कार्य से, कार्बन वायुमंडल में आता है जो मृदा का कार्बन होता है उसके रूप में, जैविक पदार्थों के डिकम्पोजिशन से आता है। तो ये हुए इसके स्रोत। अब इन स्रोतों से जो वायुमंडल में कार्बन आया ये खर्च कौन करेगा, तो वनस्पति करेगी एक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। महासागर में जाएगा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। महासागर में जो प्लैंकटन है और फाइटोप्लैंकटन है, जब वो शोषण कर फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बन खर्च करेगा। तो इस रूप में खर्च होगा और जिधर से आ रहा है ये आपको देखना है। प्रत्येक चक्र में आपको यही देखना होता है। तो ये समस्त चक्र मिलकर क्या कहलाते हैं, भू जैव या जैव भू रसायन चक्र का निर्माण करते हैं। ये देखो यही चीजें आपको याद नहीं होगा, आप 10th के बायोलॉजी के एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। सभी चक्र का डायग्राम हम लोग उस समय उतना सीरियस नहीं होते हैं, नहीं तो ये ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस, सल्फर, आज मुझे याद है कि बिहार सरकार की जो भारतीय भवन की पुस्तक होती थी हम लोगों के समय, उस पुस्तक में ये सारे चक्र होते थे। हम लोग पेज को देखते थे और पलट के निकल जाते थे कि ये क्या दे दिया है, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आता था और उस समय पता भी नहीं था कि आगे चलकर पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, तो उसी समय इसका अध्ययन कर लिए रहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिकीय संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। तो संतुलन का क्या अर्थ होगा और इसी से आपको समझना है कि ये असंतुलन किस रूप में जाएगा, ठीक ना। ये जो है पारिस्थितिकीय संतुलन का अर्थ है कि किसी खास पर्यावरण में जो रहने वाले जीव हैं, पर्यावरण में किसी खास पर्यावरण में जो रहने वाले जीव हैं,
तो जीवों के समुदाय के जो गतिक अवस्थाएं होती है, गतिक साम्य की अवस्थाएं होती है, किसी खास पर्यावरण में रहने वाले जीवों का जो गतिकीय साम्य अवस्था होता है, गतिकीय साम्य अवस्था, गतिकीय साम्य अवस्था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से पारिस्थितिकीय संतुलन के रूप में जानते हैं। अर्थात परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में जो परस्पर गतिकीय संतुलन होता है, जीवों के समुदाय में, यहाँ पर लिख लेंगे, जीवों के समुदाय में जो परस्पर, जीवों के समुदाय में जो परस्पर गतिकीय संतुलन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय संतुलन कहते हैं। और ये जो पारिस्थितिकीय संतुलन होता है, ये बेसिकली जीवधारियों में जो विविधताएं होती है वो अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, लेकिन हालांकि उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो ये जो गतिकीय साम्य अवस्था है, ये किसको दर्शाता है, तो गतिकीय साम्य अवस्था दर्शाता है जीवधारियों में विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जीवधारियों में विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, ठीक ना। जो अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, तो इसका आप अर्थ निकालेंगे कि जो परिवर्तन होता है साम्य अवस्था में, वह क्रमशः परिवर्तन होगा, क्रमशः परिवर्तन। और ये जो पारिस्थितिक पर्यावरण में गतिकीय साम्य अवस्था है और क्रमशः परिवर्तन होता है, इसको हम लोग एक तरीके से प्राकृतिक अनुक्रमण भी कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं इसको, प्राकृतिक अनुक्रमण कहते हैं, प्राकृतिक अनुक्रमण। एक एनसीईआरटी में इसी तरीके से इस संतुलन की व्याख्या की गई है। लेकिन प्राकृतिक संतुलन का अर्थ होता है कि प्रत्येक पर्यावरण में क्या होता है ना, कि सेल्फ बैलेंस करने की क्षमता होती है। उस सेल्फ बैलेंसिंग पावर को हम लोग हेमियोस्टैटिक बैलेंस कहते हैं, जो गतिकीय संतुलन को दर्शाता है। अर्थात अगर किसी प्राकृतिक पर्यावरण में अगर थोड़ी बहुत हानि हो जाए, तो उस प्राकृतिक पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि वो उसका कंपनसेशन कर ले। ये एक तरीके से संतुलन की अवस्था है। लेकिन अगर हानि बड़े पैमाने पर हो जाए, चाहे वो प्राकृतिक कारण से हो या मानव जनित कारणों से, तो प्राकृतिक पर्यावरण उसकी भरपाई नहीं कर पाता है और तब वो पर्यावरण असंतुलन की ओर चला जाता है। तो अगर वो साम्य स्थिति में है तो इस पोजीशन में होगा, और अगर वो असंतुलन की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ है कि उसकी जो सेल्फ बैलेंसिंग करने की क्षमता है, अर्थात उसके पर्यावरण, वहां के जीवधारियों की, वो मानव या प्राकृतिक हस्तक्षेप के कारण जो है बड़े पैमाने पर परिवर्तित हो गया है और अब पर्यावरण असंतुलन की ओर बढ़ेगा। और पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार जो है प्रेजेंट समय में हम ही आप हैं। तो पारिस्थितिकीय संतुलन का अर्थ यही है कि एक खास पर्यावरण में जीवों के समुदाय में जो परस्पर गतिकीय साम्य अवस्थाएं होती है, वो पारिस्थितिकीय संतुलन है। इसका अर्थ है कि जीवधारियों में विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, अर्थात परिवर्तन शनै शनै होता है, और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग प्राकृतिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन कहते हैं, इससे होता है। लेकिन आप ब्रॉडर सेंस पर जानेंगे तो जो हमने बताया कि प्रत्येक पर्यावरण में स्व समायोजन की क्षमता होती है। यदि इस शरीर को आप एक पर्यावरण मान लीजिए, इसमें भी क्या होता है, सेल्फ बैलेंस करने की क्षमता होती है। अगर थोड़ी सी जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, तो इस शरीर के अंदर की इम्यूनिटी इतनी होती है कि उस शरीर जुकाम से आपको सहन करने की क्षमता दे देता है। तो ये शरीर का सेल्फ बैलेंस है, शरीर का संतुलन है ये। लेकिन अगर इसी शरीर में आघात इतना हो जाए कि उसके अंदर की जो इम्यूनिटी है, जो सेल्फ बैलेंस करने की क्षमता है, वो अब कमजोर पड़ गई है, तब आप बीमार पड़ेंगे, तब आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, 10 प्रकार का टेस्ट लिखेगा, 10 प्रकार के टेस्ट आने के बाद कहेंगे कि ठीक है, आप जो है सो इस स्थिति में अब आपको ये मेडिसिन सेवन करना होगा। यही कुछ चीजें हैं यहाँ पर। क्लियर है सभी का? कोई डाउट?
बायोडायवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पर्यावरण का असंतुलन होगा तो जैव विविधता की हानि होगी, बायोडायवर्सिटी की लॉस होगी। क्लियर है? तो चलिए, सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। आज के लिए इतना ही। जो पर्यावरण वाला पहला टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है।